जी सौरभ। बिल्कुल, काफ़ी कुछ चल रहा है इस मामले में, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी। और आपने जैसा कि बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से कहा गया है कि उनके खिलाफ साजिश है, वो घर पर नहीं थे, जो आपने पूरी कहानी बताई। और इस बीच जो जांच के लिए समिति बनाई गई है वो तो है ही है, पर लोगों का रिएक्शन मैं देख रहा हूँ इस पूरे मामले पे पीयूष जी कि वो त्वरित कार्रवाई चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई किसी सामान्य कर्मचारी के यहाँ, सामान्य इंसान के यहाँ इतना कैश मिल जाता तो उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हुई होती, वो जेल चला गया होता और तमाम मीडिया ट्रायल और तमाम तरह के ट्रायल चल रहे होते। तो इस बीच मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस मामले में जो समिति बनी है, ये पूरी जो जांच चल रही है, ये इसमें कितना और वक्त लग सकता है? मैं आपकी बात एक लाइन में स्पष्ट कर देता हूं। आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई और एक कमेटी क्यों बिठा दी गई, और वो कमेटी अगर जांच कर भी लेगी तो आगे एक्शन क्या होगा और कितने समय में होगा। बिल्कुल। तो मसला ये है कि हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इम्यूनिटी दी गई है, प्रतिरक्षा दी गई है। और प्रतिरक्षा वो इसलिए दी गई है कि उनके पास बड़े अहम मामले आते हैं। अहम मामले देखिए, अब 2G स्पेक्ट्रम का मामला था। अहम मामले आप देखिए कि पूर्व मंत्री के बेटे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा, लोअर कोर्ट भी पहुंचा, ट्रायल चल रहा है। और उस ट्रायल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक मांग की जाती है कि जो गवाह था उसको प्रभावित किया जा रहा है। तो ये सारे चूँकि जो खेल चलते रहते हैं, ऐसे में किस तरह से जज अपने आप को सिक्योर करते हुए किस तरह से वो काम करे और उसकी प्रतिरक्षा किस तरह से उसकी सुरक्षा करे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे तो वाकई में साजिश करके किसी भी जज को आसानी से जेल भेजा जा सकता है, जैसी घटना हुई है। उस मामले में अगर वाकई साजिश होगी तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अपराध है ये, और कितनी बड़ी साजिश है कि एक हाई कोर्ट के जज के घर में इतना पैसा प्लांट करके उसे जलाया गया। और उसके बाद इस मामले में जो जस्टिस वर्मा हैं, अगर उनसे जो न्यायिक कार्य छीना गया है और बाकी सारी चीज़ें जो उनके खिलाफ हो रही हैं, जो उनकी बदनामी हो रही है और जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, वो आखिर एक तरह से विक्टिम होंगे। लेकिन अभी चूंकि जांच चल रही है इसलिए ये सारा कहना मुश्किल है। लेकिन इन अपराध को हमेशा दोनों नज़रियों से देखा जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत का जो आपराधिक कानून है वो भी पीड़ित को और जो आरोपी पक्ष है, दोनों को अपनी बात पूरी तरह से रखने का मौका देता है। तो एक सामान्य व्यक्ति को भी ये मौका मिलता है, लेकिन वो चूँकि समाज के खिलाफ अपराध होता है और वहाँ पर ये ध्यान में रखा जाता है कि जो आरोपी है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना कर दे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है और तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है, मतलब कि व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक हाईकोर्ट के जज का मामला है जो कानून जानता है, जिसने 10 वर्ष सेवाएं दी एज ए एडवोकेट, और उसके बाद हाईकोर्ट में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिर वो यहाँ आए। और इसके बाद उन पर इस तरह का, तब जब घटना होती है तब वो यहाँ पर थे भी नहीं, और वो भी ऐसी जगह पैसा पाया जाता है जहाँ वो ये दावा करते हैं कि उनका आना जाना नहीं था और उस जगह का वो उपयोग नहीं करते हैं। और ये भी कहते हैं कि उनका और उनके परिवार का भी इससे लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रतिरक्षा नहीं होती तो पहले एफआईआर होती, गिरफ्तारी होती और उन्हें जेल भेज दिया जाता, और बाद में अगर ये निकल के आता कि ये साजिश थी, तो फिर एक जो जस्टिस है, जो खुद न्याय देने की क्षमता रखता है, उसको अगर ये प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी तो आखिर ऐसी साजिशों को कैसे नाकाम किया जा सकेगा। और बेवजह ही अगर ऐसी साजिशें, मान लीजिए कि अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में वाकई में आगे निकल कर सामने आए कि ये साजिश थी, तब क्या स्थितियाँ होंगी? तब जो लोग अभी मौजूदा समय तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो क्या कहेंगे? क्या वो जस्टिस वर्मा को वो समय वापस दे पाएंगे? मैं ये जानता हूँ कि उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह गिरफ्तार करके इसलिए नहीं भेजा जाता है जेल में, या तत्काल ये नहीं मान लिया जाता है कि उनकी ओर से क्राइम किया गया है, क्योंकि
वो स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अगर कोई जस्टिस मान लीजिए कि सार्वजनिक तौर पर किसी को गोली मार दे जाके, और उसके बाद इस तरह की प्रतिरक्षा नहीं होगी, चूँकि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद सहमति देंगे कि हाँ, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। और ये चूँकि भ्रष्टाचार का मामला है, और ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में ये देखा जाना ज़रूरी है कि जो जस्टिस वर्मा कह रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, और अगर नहीं सही है तो फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है। तो हर एक आम आदमी ये चाहता है कि उसका ट्रीटमेंट, उसको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो सभी संवैधानिक प्राधिकारों को मिले। तो ये संभव नहीं है जी। समानता का अधिकार इस देश में है, लेकिन प्रतिरक्षा इसीलिए दी गई है ताकि जो लोग न्याय कर रहे हैं, प्रतिरक्षा सिर्फ जस्टिसेस को नहीं मिली हुई है, राष्ट्रपति को भी मिली हुई है, और ऐसी प्रतिरक्षा मिली हुई है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो प्रतिरक्षा देने की वजह सिर्फ ये है कि इतने बड़े पदों पर लोग जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाती है, और ऐसा तमाम मामलों में और दुनिया भर में सामने आया है, और यही वजह है कि प्रतिरक्षा दी गई है। लेकिन प्रतिरक्षा की भी एक सीमा है, और वो सीमा तय करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम। तो कॉलेजियम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और बाकी जो 3 जजों की समिति है वो भी इस मामले को देख करके अपनी रिपोर्ट देगी। कानून साक्ष्यों और गवाहों के बिना पर चलता है। सिर्फ एक जस्टिस को आरोप लगने पर जेल में डाल करके फिर बाद में निर्दोष साबित होने पर उसे फिर से उसी जगह काबिज कर दिया जाना, उसी पद को दे दिया जाना, वो कितना जायज़ होगा और लोग उसे किस नज़र से देखेंगे बाद में। और बिल्कुल मसला ये है कि अगर मान लीजिए जेल भेजने की अगर क्षमता कानून में होती, तो एक जज जिसने तमाम लोगों को जेल भेजा है वो जेल अगर जाएगा तो क्या वो जेल में सुरक्षित रहेगा? ऐसी तमाम जो विषय हैं उन पर विचार करने के बाद जस्टिसेस को प्रतिरक्षा दी गई है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को इसीलिए प्रतिरक्षा दी जाती है कि वो अपना काम बखूबी कर सके, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। और अगर कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि डराने वाले भी बहुत हैं और फंसाने वाले भी बहुत हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही कि प्रतिरक्षा दी गई है। लेकिन जो प्राधिकार है, यानी कि उनके ऊपर का जो प्राधिकार है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और बाकी 5 सदस्य हैं, जो टोटल 5 सदस्य हैं कॉलेजियम के, वो खुद भी चिंतित हैं जो छवि है न्यायपालिका की वो किसी भी तरह से धूमिल ना हो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी का हाई कोर्ट जस्टिस बन जाना या किसी का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन जाना, क्योंकि उन्हें सघन परिश्रम भी करना पड़ता है, कानून भी देखना पड़ता है, और सारी चुनौतियों से निपटना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के ये प्रतिरक्षा दी गई है, और आम लोगों का जो बात उनकी ओर से कही जा रही है या जो मांग की जा रही है कि तत्काल न्याय होना चाहिए, वो एक जायज़ बात है कि हाँ, मामला कोई भी हो, न्याय तत्काल मिलना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लंबी है, और साधारण जो सामान्य लोगों के केसेस भी होते हैं वो काफ़ी लंबित रहते हैं, क्योंकि मौका दोनों तरफ दिया जाता है हमारे भारतीय आपराधिक कानून में, और दोनों तरफ यानी कि पीड़ित को और आरोपी को भी। तो ऐसा नहीं है कि उनको सज़ा सुना दी जाती है, तत्काल किसी को सज़ा नहीं सुनाई जाती है, उसका भी पूरा पक्ष सुना जाता है। तो ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को जिस तरीके से चलना चाहिए वो उसी तरीके से चल रही है। अगर इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के जो तीनों हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस की समिति रिपोर्ट देगी कॉलेजियम को, तो फिर उसके आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया पूरा विषय। पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी इस पूरे मसले पर हमारी नज़र बनी हुई है। 3 जजों की जो समिति बनी है जांच के लिए, उसकी तरफ से क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। जो यशवंत वर्मा लगातार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, वो बात कितनी सही है, गलत है, ये सब रिपोर्ट में सामने आएगा, और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो भी होता है हम नज़र रखेंगे, आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।